कहानी की शुरुआत में सूजी नाम की लड़की कह रही थी कि अगर कौवे किसी का फेस एक बार देख ले तो वो चेहरा उन्हें जिंदगी भर याद रहता है। हजारों साल हो गए, मैं अभी भी उसका इंतजार कर रही हूँ। इतने टाइम में मैंने काफी अलग अलग चेहरों को देखा, मगर उसके जैसा कोई नहीं था। मैं उसे ढूंढने के लिए दुनिया के हर कोने में गई, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। क्या मैं उसे दोबारा मिल पाऊंगी या फिर नहीं? उसके बाद हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं। वो बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो अपने बटलर से कहता है कि जाकर उसे कहो कि मैं उसे काफी मिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसकी मौत हो जाती है। आगे उसका परिवार उसका फ्यूनरल कर रहा था। उसकी मौत पर कोई भी दुखी नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि उस बुढ़े ने हमारे लिए कितनी जायदाद छोड़ी होगी। आगे उस बुढ़े इंसान का बटलर सूजी के पास आकर कहता है कि आप अपने पिता के फ्यूनरल में तो नहीं आई, मगर अभी जायदाद का बंटवारा होने वाला है, तो आपको आपके हिस्से की जायदाद लेने के लिए वहाँ आना ही होगा। सूजी, जो कि पिछले 10 सालों से आइलैंड में रहती थी, वो कहती है कि मुझे वहाँ पर नहीं आना है, मगर बटलर के कहने पर वो आने के लिए तैयार हो जाती है। ये है सूजी के डैड की मिस्ट्रेस चिंगशी। चिंगशी कहती है कि उस बुढ़े ने मेरे लिए बस थोड़ी सी ही जायदाद छोड़ी, बल्कि अपनी बेटी सूजी के लिए तो भर भर के जायदाद छोड़कर गया है। इसलिए वो सूजी को चांद से मारने का प्लान बनाती है। उसका अंग्रेज बॉयफ्रेंड कहता है कि सूजी को आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से आइलैंड में रहती थी। चिंगशी कहती है कि इसीलिए तो हम उसे मार दे और हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। उसके मरने के बाद उसके हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। यहाँ सूजी के डैड का वफादार बटलर सूजी को बता रहा था कि उसे जायदाद में क्या क्या मिला है। जब सूजी उससे पूछती है कि उसे कैश कितना मिला है, तो वो कहता है कि $2 बिलियन। ये सुनकर सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं तो अमीर बन गई। वो अपने इन पैसों से पहली चीज जो खरीदती है वो है कार, क्योंकि उसे कार का बड़ा ही शौक है। घर आने के बाद बटलर कहता है कि अब जबकि तुम इतनी रिच बन गई हो, तो तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तुम्हें पैसों के लालच में कोई भी मार सकता है। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड का इंतजाम कर दूंगा। सूजी, जिसका ध्यान गेम खेलने में था, तो बटलर कहते हैं कि अगर तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो ये सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें मास्टर की जगह पर कंपनी में काम करना होगा। तो सूजी कहती है कि मुझे किसी भी कंपनी में काम नहीं करना है। आप मेरे डैड के सबसे करीबी और वफादार आदमी थे, तो आप ही उनकी जगह पर काम करिए। ये सब कुछ मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो बटलर कहते हैं कि ठीक है, वैसे आपके डैड की मौत हो गई, मगर आपको तो इस बात से जरा सा भी दुख नहीं हो रहा। सूजी कहती है कि हर इंसान की किसी न किसी दिन तो मौत होनी ही है। वो 80 साल के हो गए थे, तो इस उम्र में मरना तो जायज़ बात है। वैसे मैं खुश हूँ, क्योंकि उसने मेरी माँ से जो वादा किया था वो निभाया। सूजी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर बटलर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। आगे हम सूजी जैसी ही दिखने वाली एक लड़की को देखते हैं, जो कि जंगल में कहीं जा रही थी। कि तभी ही सूजी की आंखें खुल जाती है, क्योंकि वो ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी। इस सपने को देखने के बाद वो काफी डिस्टर्ब नजर आ रही थी। अगले दिन सूजी अपनी फैमिली से मिलती है, जहाँ पर उसके डैड की दूसरी और तीसरी पत्नी के बच्चे आए थे, और वो जो मिस्ट्रेस थी चिंगशी, वो भी थी। चिंगशी उसे देखकर कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मैंने तुम्हारी माँ की एक फोटो देखी थी। सूजी उसकी इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती कि तभी ही वहाँ पर तीसरी पत्नी का बेटा लीजे आता है, जो कि हमारी कहानी का सेकंड मेल लीड भी है। लीजे सूजी से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे दूँ, तो वो मना कर देती है, क्योंकि सूजी को अपने फैमिली मेंबर्स पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। कौन कहाँ कब उसे जायदाद के लिए टपका दे। आगे सूजी आइलैंड से पहली बार फ्रांस आई थी, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर घूमती है, इंजॉय करती है। कि उसे लीजे का कॉल आता है, वो उसे खाने के लिए पूछता है, तो वो मना कर देती है। ये देखकर लीजे उससे मिलने के लिए उसके घर तक आ जाता है। फिर वो दोनों बाहर बातें करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लीजे उसे कहता है कि जब मैं आइलैंड में आया था तब मैंने तुम्हारी माँ को देखा था। वो समंदर किनारे अकेले बैठे बैठे सनसेट देख रही थी, तब वो मुझे काफी अकेली लगी। पता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। तो सूजी उसे कहती है कि मुझे अपनी माँ के बारे में बात करना पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि माफ करना, आगे से मैं नहीं करूँगा। वैसे अब जबकि तुम अमीर बन गई हो, तो तुम ना थोड़े ढंग के कपड़े पहना करो, और ये क्या हुलिया बना कर रखा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी लड़की को बिना लिपस्टिक के नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। सूजी कहती है
कि मैं अभी अभी आइलैंड से आई हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्दी ही अच्छे से ड्रेसअप होना और मेकअप लगाना सीख लूंगी। फिर लीजे उसे घुमाने के लिए बीच पर लेकर जाता है। समंदर को देखकर वो कहती है कि अच्छा है कि इंसानों को सपने आते हैं, एटलीस्ट मैं उसे सपने में तो देख पाती हूँ। ये सुनकर लीजे कहता है कि तुमने क्या कहा, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर वो लीजे की कार उधार मांगकर वहाँ से चली जाती है कि रास्ते में ही दो बंदे उसे गोली से मार देते हैं और उसकी लाश की फोटोज खींचकर चिंगशी को सेंड करते हैं। चिंगशी सूजी की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है एंड कहती है कि अब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, मैं कंपनी की मेजर शेयर होल्डर बन जाऊंगी। अगले दिन लीजे जब सूजी से मिलने के लिए आता है तो सूजी वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर वो बटलर को कॉल करता है, मगर बटलर को भी कुछ भी पता नहीं था, तो ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं एंड सूजी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि तभी ही सूजी का बटलर को कॉल आता है। वो कहती है कि आप मुझे लेने के लिए यहाँ जंगल में आइए। जब बटलर वहाँ पर पहुँचते हैं तो सूजी की ऐसी हालत देखकर वो कहते हैं कि मैं जल्दी ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, मगर वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर बटलर उसे घर लेकर आते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए किसी प्राइवेट डॉक्टर को हायर करूँ। तो वो कहती है कि मुझे किसी भी प्राइवेट डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और इसके बारे में कम लोगों को ही पता चले, यही अच्छा रहेगा। आप इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ भी मत बताइएगा। बटलर जो कि थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि सूजी को 2 गोलियां लगी थी, मगर फिर भी वो जिंदा कैसे हो गई। सूजी उसे कहती है कि आपको डर लग रहा है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ, मगर मास्टर से मैंने वादा किया था कि मैं आपका ध्यान रखूंगा, तो मैं अपने वादे से मुकरने वाला नहीं हूँ। बटलर के जाने के बाद वहाँ पर लीजे आता है। वो कहता है कि कल तुम कहाँ चली गई थी, पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तो वो कहती है कि मेरा बैलेंस लूज हो गया था, तो कार खाई में गिर गई और उसके बाद मेरा सामान भी चोरी हो गया। लीजे कहता है कि अगर आगे से तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब लीजे वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाता है तो वहाँ पर खून से सनक कपड़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। यहाँ चिंगशी को लगता है कि सूजी के मरने के बाद कंपनी की वो मेजर शेयर होल्डर बन जाएगी, मगर तभी ही उसे पता लगता है कि सूजी तो जिंदा है। ये देखने के बाद उसके सर से आसमान खिसक जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। सूजी उसे कहती है कि क्या तुम पैसों की इतनी भूखी हो कि तुमने किसी को जान से मारने की कोशिश की। तो चिंगशी अनजान बनने का नाटक करती है कि तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर सूजी गन निकालती है एंड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे काफी डराती है एंड कहती है कि तुम तो जरा से भी गिल्टी नजर नहीं आ रही। इतना कहकर वो गन चला देती है, मगर गन के अंदर तो गोलियां ही नहीं थी, वो बस उसे डराना चाहती थी। सूजी कहती है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, मगर आगे से ऐसा किया तो नहीं छोड़ूंगी। चिंगशी की तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है एंड वो डरते हुए वहाँ से चली जाती है। दूर से ये सब कुछ लीजे ने देख लिया था। वो उसके पास आकर उसे पूछता है कि तुम आखिर में हो कौन। तो सूजी कहती है कि मेरा नाम सूजी है और मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। फिर से हमें पुराने जमाने का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोगों की लाशें पड़ी थी, मगर जो सूजी थी वो वापस से जिंदा हो जाती है। सूजी के साथ 2 और लोगों की लाशें पड़ी थी। उनको देखकर सूजी रो रही थी, मानो जैसे वो लोग सूजी के करीबी हो। कि तभी ही सूजी उस सपने से उठ जाती है। वैसे सूजी को ऐसे सपने रोज ही रात को आते हैं और वो इन सपनों की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती। यहाँ लीजे को सूजी पर शक हो गया था, तो वो बटलर से पूछता है कि आपको सूजी के बारे में जितना कुछ भी पता है वो मुझे बता दीजिए, मगर बटलर तो कुछ भी नहीं बताता। लीजे कहता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे। वैसे मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप सूजी की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस दिन उसे जान से मारने की कोशिश की गई। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा ऐसा हो। सूजी ने अपने 10 साल आइलैंड में अकेले बिताए हैं, तो उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बस सेफ रहे। आगे सूजी किसी चाइनीज लड़की से ऑनलाइन बातें कर रही थी जिसका बर्थ डेट उसके बर्थ डेट से काफी सेम था। उस लड़की का नाम है जियांग हुआई
और वो हमारी कहानी की सेकंड फीमेल लीड है। बेचारी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। जब वो सूजी से बातें कर रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी छोटे से बच्चे से बात कर रही है, क्योंकि हमारी सूजी तो है ही बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश टाइप की। उसके बाद जियांग हुआई गुसिये से मिलती है, जो कि कहानी का मेन हीरो है। गुसिये को भी पता था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो उसे किसी कैफे में जॉब सजेस्ट करता है। सूजी उसी रास्ते से लैम्बोर्गिनी लेकर जा रही थी कि गुसी की कार उसे ठोक देती है। सूजी जब बाहर आती है ये देखने के लिए कि उसकी कार को किसने ठोका, तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि गुसी बिल्कुल उसके सपने में जो लड़का आता है उसके जैसा ही दिखता है। तो यहाँ गुसी और सूजी दोनों ही बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके पास जरा से भी पैसे नहीं थे और उन लोगों ने लैम्बोर्गिनी पर बहुत ही बड़ा स्क्रैच लगा दिया था। जियांग हुआई सूजी से तुरंत माफी मांगने लगती है एंड कहती है कि तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें पे कर दूंगी। ये सुनकर वो उसे रकम बताती है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। सूजी कहती है कि तुम्हें पैसे अभी देने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में पैसे दे देना। इतना कहकर वो उन दोनों का ही नंबर मांग लेती है। गुसी तो अपना नंबर नहीं देना चाहता था, मगर जियांग हुआई जबरदस्ती उसका नंबर सूजी को दे देती है। आगे जियांग हुआई की कैफे में जॉब लग गई थी। वो खुशी खुशी अपनी जॉब कर ही रही थी कि सूजी उससे मिलने के लिए अगले दिन वहाँ पर आती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए 1 साल तक बटलर का काम करो, तो तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जियांग हुआई कहती है कि तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट का काम करूं? तुम्हें नहीं लगता कि ये सर्वेंट वाला काम काफी ज्यादा पुराने जमाने टाइप का है? तो सूजी कहती है कि बदले में मैं तुम्हें काफी मोटी रकम भी सैलरी में दूंगी। देखो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ, मुझे किसी दोस्त की जरूरत है और तुम मुझे इसके लिए काफी परफेक्ट लगी। जियांग हुआई सैलरी का सुनकर मान जाती है। तो वो कहती है कि लगता है कि तुम मुझे अभी भी नहीं पहचानी, मैं वही लड़की हूँ जो कि तुमसे मैसेज पर बात कर रही थी। ये सुनकर जियांग हुआई काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। सूजी उसे कहती है कि दरअसल में तुम्हारी माँ और मेरी माँ एक दूसरे की फ्रेंड थी, तो इसी वजह से मैं तुम्हें जानती हूँ। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी। ये सुनकर जियांग हुआई और भी ज्यादा शॉक्ड होती है। आगे वो ये सारी बात गुसी को बता रही थी। गुसी कहता है कि माना कि हमारे पास पैसे नहीं है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी के नौकर ही बन जाए। जियांग हुआई कहती है कि सूजी मुझे सैलरी में अच्छे पैसे दे रही है, तो मुझे उसका ये ऑफर सही लगा। ऊपर से वो एक लड़की है एंड वो काफी ज्यादा क्यूट भी है, इसलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। गुसी अभी अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे एक पॉप स्टार बनना है, मगर अभी वो एक ट्रेनी था कि तभी ही वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है, जिसने उसको काफी सालों पहले छोड़ दिया था, मगर अब जबकि उसे पछतावा हुआ तो वो वापस से पैचअप करने के लिए आ गई। गुशी उसे कहता है कि जब तुमने मुझे उस दिन छोड़ा था तभी हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मुझे तुम अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहिए। कि तभी ही गुसी की कंपनी का सीईओ वहाँ पर आ जाता है एंड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े रहकर गप्पे क्या लड़ा रहे हो, जाकर प्रैक्टिस करो। आगे जब वो अपना काम खत्म करने के बाद जियांग हुआई से मिलने के लिए चाहता है, तो वहाँ पर सूजी भी थी। सूजी उसे कहती है कि जियांग हुआई की जगह पर तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तो वो मान जाता है। सूजी उसे बातें करने लगती है एंड बातों ही बातों में उसे पूछती है कि क्या कभी भी तुमने मुझे अपने सपने में देखा है, तो वो मना करता है। ये सुनकर सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम वो इंसान नहीं हो। गुसी उसे पूछता है कि तुम किस इंसान की बात कर रही हो, तो सूजी कहती है कि है कोई जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। कि तभी ही सूजी का घर आ जाता है। वहाँ पर लीजे आया था। लीजे गुशी को देखकर थोड़ा चिढ़ रहा था। जब वो ऊपर सूजी के घर में जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस दिन जिस लड़के की बात कर रही थी क्या ये वही लड़का है? तो वो कहती है कि शायद हो भी सकता है। लीजे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रोज ही मेरे बारे में सपने देखो। तो वो कहती है कि यह तो इम्पॉसिबल है। अगले दिन लीजे की असिस्टेंट उसे अलग अलग एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में बता रही थी कि उसको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें एक कंपनी गुशी की भी थी। यहाँ से लीजे को गुशी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। तो वहीं गुशी जियांग हुआई से बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि ये जो सूजी है वो तो मुझे कोई पागल लगती है। कल उसने मुझे कहा कि वो रोज ही मुझे सपने में देखती है। हमें उससे मिले हुए अभी एक पूरा हफ्ता भी नहीं हुआ और वो ऐसी बातें करने लगी। फिर जियांग हुआई सूजी से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि तुम रोज ही गुशी को अपने सपने में देखती हो?
तो वो कहती है कि हाँ, हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तुम्हें शायद ये बातें सुनकर मुझ पर यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर यही सच है। आगे सूजी अपना सारा सामान लेकर गुशी के घर पर आ जाती है। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर पर नहीं रह सकती। सूजी कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने घर में नहीं रहने दिया तो तुम्हें अभी के अभी मुझे मेरी कार के पैसे देने होंगे। गुशी के पास पैसे नहीं थे तो वो उसे अपने घर में रखने के लिए मान जाता है, मगर कहता है कि तुम मेरी चीज़ों को टच मत करना। सूजी का छोटे बच्चे वाला बिहेवियर देखकर स्यांगहुई कहती है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो गुशी कहता है कि ये तो मुझे कोई पागल अमीर शादी लगती है। आगे गुशी पुनर्जन्म के बारे में बुक रीड कर रहा था, मगर फिर कहता है कि ये सब कुछ तो झूठ है, फैंटेसी कहानी है, ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। आगे जब वो बाहर जाता है तो बाहर उसे सूजी मिलती है। वो फिर से उसे पूछती है कि क्या कभी भी तुम्हें मेरे बारे में सपने नहीं आए? तो वो कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कोई भी सपना नहीं देखा, और जो तुम ये पुनर्जन्म की बातें कर रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो सीधा सीधा बता दो, तुम इस तरह से मुझ पर लाइन मत मारो। तो वो कहती है कि मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरे सपने में जो आदमी आता है वो तुम हो या फिर नहीं। गुशी कहता है कि चलो डेट करते हैं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इससे तुम्हें पक्का वाला यकीन हो जाएगा कि वो इंसान मैं हूँ या फिर नहीं। तो वो कहती है कि सच में वो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, मगर गुशी कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है, मगर आज उसे एक सपना आता है जिसमें वो सूजी को देखता है। अगले दिन वो काम करके जब घर पर आता है तो इतने सारे बॉक्सेस को देखकर वो सूजी पर भड़कने लगता है कि मेरा घर बहुत ही ज्यादा छोटा है, तुम इतना सारा सामान यहाँ पर नहीं रख सकती। लेकिन सूजी ने तो ये सारा सामान गुशी और उसके दोस्तों के लिए मंगवाया था, जिसमें उनके लिए ब्रांडेड कपड़े और शूज थे। गुशी के फ्रेंड्स तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड सूजी से कहते हैं कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि देवी हो, देवी। सूजी अपने और गुशी के लिए कपल टी शर्ट लेकर आई थी। वो उसे ये टी शर्ट देते हुए काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी, मगर गुशी कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। सूजी उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे हस्बैंड कह के बुलाने लगती है। तो वो अंदर चला जाता है। बाथरूम में आकर वो उसी टी शर्ट को पहनते हुए काफी एक्साइटेड हो रहा था, यानी कि उसे ये सूजी की टी शर्ट पसंद आई है। ये सभी लोग सारे बॉक्सेस को खोल रहे थे कि तभी ही वहाँ पर ली से आता है। तो ये लोग उसे कोई डिलीवरी वाला समझकर उसके हाथ से बॉक्स लेकर फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर ली से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है कि सूजी कहाँ पर है। कि सूजी बाहर आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। सूजी केक को खाने लगती है तो वो कहता है कि तुम ऐसी जगह पर क्यों रह रही हो, ये जगह मुझे काफी गरीब, बदतर और बोरिंग लगती है। सूजी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये जगह काफी परफेक्ट है। लीजी उसे कहता है कि क्या ये वही लड़का है गुशी जिसके बारे में तुमने मुझसे बात की थी? वो कहती है कि हाँ, ये अच्छा गाता है, हैंडसम है और सभी काम में परफेक्ट है, तो तुम इसे आर्टिस्ट के तौर पर रख सकते हो। सूजी के मुंह से गुशी की इतनी तारीफें सुनकर लीजे कहता है कि अब से मैं भी इसी घर में रहूंगा। वो गुशी को काफी घूर घूर कर देखने लगता है। गुशी भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। इन दोनों के बीच में तो अभी से ही सूजी को लेकर टकराव शुरू हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखने के चक्कर में सोते ही नहीं। अगले दिन ये तीनों उनकी फोटोज खींच रहे थे। ज़ियांगहुई कहती है कि कल रात इनके बीच में ऐसा भी क्या हुआ होगा कि ये दोनों इस तरह से सो रहे हैं। आगे ज़ियांगहुई किसी लड़के के साथ डेट पर चली जाती है। वो लड़का उसकी काफी तारीफें कर रहा था एंड उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था। ये चीज उसे काफी पसंद आती है। सूजी को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, मगर फिर भी वो गुशी के लिए केक बनाती है जो कि काफी गंदा बना था, लेकिन फिर भी गुशी उसका मन रखने के लिए कहता है कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है। मगर जब सूजी उसे टेस्ट करती है तो उसे पता लग जाता है कि ये तो खाने लायक नहीं है कि तभी ही वहाँ पर लाइट चली जाती है। सूजी को अंधेरे से काफी डर लग रहा था। ये देखकर गुशी एक लाइट जलाता है। आज ये दोनों घर पर अकेले थे। ज़ियांगहुई डेट पर गई थी और गुशी के दोनों फ्रेंड्स आज घर पर नहीं आने वाले थे। सूजी को काफी नींद आ रही थी। गुशी उसे डर ना लगे इसलिए उसके साथ ही था, तो वो काफी कंफर्टेबली सो जाती है। गुशी काफी प्यार से सूजी को सोते हुए देख रहा था। उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब वो भी सूजी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। फिर से हमें पुराने जमाने का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर गुशी की शादी हो रही थी एंड जो दुल्हन थी वो सूजी थी कि तभी ही उसकी नींद खुल जाती है। आगे गुशी के दोनों दोस्त काफी डरते हुए घर में एंटर करते हैं एंड दरवाजे को जल्दी
जल्दी जल्दी बंद करने लगते हैं। जब सूजी उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि कल रात हम दोनों चिल मारने के लिए क्लब में गए थे। तो वहाँ पर एक काली नाटी मोटी लड़की हम पर कब से डोरे डाल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो हमारे पास आकर हमसे डेट के लिए पूछने लगी, तो हमने उसे सीधा सीधा ये बता दिया कि हमें ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना है। तो आज उस लड़की ने हमें मारने के लिए अपने गुंडों को भेजा है। हमें थोड़ी ना पता था कि वो लड़की किसी माफिया की बेटी होगी। सूजी जैसे ही उन गुंडों को देखने के लिए दरवाजा खोलती है, तो वो सभी लोग तो लीजे के भेजे हुए आदमी थे। वो लोग सूजी से कहते हैं कि लीजे ने आपके लिए यहाँ पर एक नया घर लिया है और हम लोग आपका सामान लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर गुशी के दोनों दोस्त कहते हैं कि अच्छा, तो ये सभी लोग हमारे लिए नहीं आए। वैसे सूजी, क्या तुम कहीं की राजकुमारी हो जो कि तुम्हारा सामान उठाने के लिए इतने सारे लोग आए? गुशी भी उसे पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मुझे एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया था। आगे लीजे सूजी को उसके नए घर में छोड़ने के लिए गया था। जाने से पहले वो उसे एक बार पूछता है कि क्या तुम सच में उस लड़के के साथ रहना चाहती हो? अगर तुम हर्ट हो गई तो? इस पर सूजी उसे कहती है कि वो मुझसे बिलोंग करता है और मुझे उसी के ही साथ रहना है, फिर चाहे मुझे दर्द ही क्यों ना मिले, मुझे चलेगा। लीजे उसे कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता देना, अकेले सफर मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। फिर सूजी ज़ियांगहुई के साथ अपने नए घर में एंटर होती है। ज़ियांगहुई सूजी की बटलर है, इसलिए वो अब उसके ही साथ रहने वाली है। इतने बड़े घर को देखकर ज़ियांगहुई काफी एक्साइटेड हो रही थी। तो वहीं गुशी सूजी के जाने के बाद उसे काफी मिस कर रहा था। वो ज़ियांगहुई को कॉल करके उसे कहता है कि तुम मेरा चार्जर अपने साथ ले गई हो। तो वो कहती है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें देने के लिए आ रही हूँ। तो वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि गुशी ने जानबूझकर अपने चार्जर को ज़ियांगहुई के बैग में रखा था ताकि वो वापस लेने के बहाने सूजी से एक बार मिल सके। गुशी के दोनों दोस्त कहते हैं कि हमारे पास भी तुम्हारे ही जैसा चार्जर है, तो तुम हमारा वाला यूज़ कर लो, वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है। मगर फिर भी गुशी उनकी बात नहीं सुनता एंड चला जाता है। जब वो सूजी के घर आता है तो सूजी टेढ़े मेढ़े सो रही थी। तो ये देखकर वो उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर जाने लगता है कि तभी ही सूजी उठ जाती है। बेचारा उसे देखकर इतना डर जाता है कि वो उसे पलंग पर नीचे फेंक देता है। सूजी कहती है कि तुम यहाँ पर स्पेशली मुझसे मिलने आए, ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो गुशी ये कहता है कि जब से तुमने मुझसे सपने वाली बात की है तब से ही मुझे काफ़ी अजीब अजीब सपने आने लगे हैं और इस चीज़ से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कि तभी ही उसका पैर किसी बुक पर पड़ता है जिसकी वजह से वो सूजी के ऊपर आकर गिरता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है मैडम मिन। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, दिखने से लग रहा था कि वो काफी पैसे वाली है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि उस लड़की को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालो क्योंकि मैं इस तरह से तो नहीं मरना चाहती। बटलर लीजे और सूजी को अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाते हैं एंड कहते हैं कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने सूजी की जगह पर कंपनी का सारा काम संभाल लिया है, अब सूजी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और बैड न्यूज़ ये है कि सूजी, तुम्हारे भाई कैनी की मौत हो गई है। ये सुनकर सूजी कहती है कि वो मिस्ट्रेस चिंगशी पैसों के लिए इतनी बुरी बन जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ज़ियांगहुई की माँ ज़ियांगहुई से कहती है कि तुम्हारे भाई के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसे स्टडी में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर एक दिन के लिए रहने आ रही हूँ। इतना कहकर वो सूजी के घर पर आ जाती है जहाँ पर उसकी माँ कह रही थी कि सूजी की माँ और मैं बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, उस टाइम की मेरे पास एक फोटो है। ज़ियांगहुई जब उस फोटो को देखती है तो वो काफी दंग रह जाती है। वो कहती है कि सूजी तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है, लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब सूजी वहाँ पर आती है तो वो उसके साथ एक सेल्फी खींचती है एंड कहती है कि ये हमारी दोस्ती के नाम। सूजी ने अपना चेहरा कवर कर लिया था क्योंकि उसे डर था कि आगे कोई उसे पहचान ना ले। आगे कैनी का फ्यूनरल करने के लिए सूजी को फ्रांस जाना था। बटलर उसे कहता है कि कैनी ड्रंक होकर ड्राइविंग कर रहा था और उसकी मौत हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका मर्डर किया हुआ है, इसलिए तुम भी थोड़ी संभल कर रहना। आगे सूजी जब अपने फ्रांस वाले घर में पहुंचती है तो वहां पर वही मिस्ट्रेस चिंगशी थी। सूजी उसे कहती है कि कैनी को तुमने ही मारा है ना,
तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। पहले पैसों के लिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो तुमने कैनी को मार दिया। ये सुनकर चिंगशी पिछली बार की तरह अनजान बनने का नाटक करती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, केनी मेरा बेटा था, तुम्हें उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो सूजी कहती है कि केनी तुम्हारा बेटा नहीं था, सौतेला बेटा था, और तुम ना झूठा प्यार दिखाने का नाटक मत करो। तुम चाहे कितनों को भी मार लो लेकिन तुम मेरी जगह पर कभी भी पहुंच नहीं पाओगी। तो यहाँ चाइना में सूजी ने ज़्यांगहुई से पहले ही कह दिया था कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है शान, वो मेरे घर पर रहने के लिए आने वाला है, तो तुम उसकी खातिरदारी करना। गुशी सूजी को काफी मिस कर रहा था, इसलिए मैसेज करने के बारे में सोचता है लेकिन बार बार टाइप करके उसे इरेज कर दे रहा था कि तभी ही सूजी का उसे कॉल आ जाता है। गुशी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई। इतना कहकर वो उसे कंफर्ट करने लगता है। ये देखकर सूजी खुश हो जाती है कि चलो इसे मेरी फिक्र तो है, मगर सूजी को खुश देखकर गुशी उसे कहता है कि क्या तुम ऐसी ही हो, तुम्हारे भाई की मौत हो गई, दुखी होने की जगह पर तुम उल्टा खुश हो रही हो। क्या तुम्हें लोगों से इतनी ज्यादा नफरत है? सच में तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो। अगर एक दिन ऐसे ही मेरी मौत हो गई, क्या फिर भी तुम इसी तरह से खुश रहोगी? ये सुनकर सूजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, मगर वो तो गुस्सा होकर कॉल को कट कर देता है कि तभी ही वहाँ पर उसकी कंपनी का सीईओ आकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हारा जल्दी ही डेब्यू होने वाला है और तुम प्यार व्यार के चक्करों में पड़ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर डेट अलाउड नहीं है। ये प्यार और रिलेशन तुम्हारे करियर को बर्बाद भी कर सकता है, इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ेगा। तो दूसरी तरफ फ्रांस में चिंगशी सभी लोगों को बता रही थी कि केनी की मौत हो गई। केनी मेरा लाडला बेटा था और उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम छोड़ी है। सूजी उसका अपोज कर पाती कि तभी ही वहाँ पर लीज़ा आकर कहता है कि केनी की सारी जायदाद चैरिटी में चली गई है। अभी अभी बोर्ड मेंबर्स ने यह फैसला सुनाया है कि अगर हमारी फैमिली में किसी की भी मौत हुई तो उसकी सारी जायदाद चैरिटी में चली जाएगी। ये सुनकर तो भाई चिंगशी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार दोबारा ऐसा हुआ कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया। ज़्यांगहुई और गुशी दोनों ही ग्रोसरी करने के लिए किसी सुपरमार्केट में आए थे कि तभी ही ज़्यांगहुई की कोई कॉलेज फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा चिपकू है, जहाँ जहाँ ज़्यांगहुई जाती है ये वहाँ पर पहुँच जाती है। ज़्यांगहुई उसकी बातों से इरिटेट हो रही थी कि तभी ही वो देखती है कि ये लड़की तो उसकी ही ब्लाइंड डेट के साथ आई है। ज़्यांगहुई को वो लड़का पसंद आने लगा था, मगर अब जबकि देखती है कि इस लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है, ये देखकर उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता एंड वो गुशी को लेकर वहाँ से चली जाती है। ज़्यांगहुई के वहाँ से जाने के बाद वो लड़की उस ब्लाइंड डेट को ज़्यांगहुई के खिलाफ भड़काने लगती है कि ये जो ज़्यांगहुई है वो तीन लड़कों के साथ एक ही घर में रहती है। अभी अभी उसके साथ जो लड़का था गुशी, वो उसका बॉयफ्रेंड है, मगर उसने हम सभी लोगों से झूठ कहा कि वो उसका बस बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मगर मैंने जहाँ तक देखा वो दोनों हमेशा ही साथ होते हैं। ये सारी बातें सुनकर उस लड़के को ऐसा लगता है कि ज़्यांगहुई का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ज़्यांगहुई घर आने के बाद काफी परेशान लग रही थी एंड कहती है कि वो लड़का मुझे सच में पसंद आ गया था, मगर आनिंग की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। पता नहीं मेरा नसीब इतना खराब क्यों है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ आनिंग वहाँ पर टपक ही जाती है। ये सुनकर शान कहता है कि तुम तो काफी लकी हो, मुझे ना वो लड़का हर जगह मुंह मारने वालों में से लग रहा था। ये तो अच्छा है कि तुम्हारा उस लड़के से पीछा छूट गया। ये सुनकर ज़्यांगहुई को ऐसा लगता है कि शान उसका मजाक उड़ाना चाहता है, तो वो उसे झगड़ा करने लगती है। आगे सूजी फ्रांस से वापस चाइना आ गई थी तो देखती है कि ज़्यांगहुई उस लड़के के गम में काफी ड्रिंक कर रही है, तो वो ज़्यांगहुई का मूड ठीक करने के लिए उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है। फिर वो दोनों गुशी से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ की वर्कर कहती है कि क्या तुम दोनों गुशी की फैन हो, तुम लोग उसे नहीं मिल सकती। इतना कहकर वो उन दोनों की बेइज्जती करने लगती है। तो सूजी कहती है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वो अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहती है कि जाकर तुम्हारे सीईओ से कहो कि एलिसा आई है। जैसे ही वो वर्कर कार्ड को लेकर अंदर जाती है कि थोड़ी ही देर में सीईओ भागता हुआ बाहर आता है एंड कहता है कि कहाँ पर है एलिसा। वो उसे काफी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था एंड कहता है कि क्या सच में आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। तो वो कहती है कि नहीं, ये सब कुछ तो लीजे संभाल लेगा, मुझे अभी गुशी से मिलना है।
इतने दिनों के बाद सूजी को वापस से देखकर गुशी काफी खुश हो रहा था। वो जिस तरह से बात कर रहा था तो उसे देखकर सूजी को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। सूजी के जाने के बाद सीईओ गुशी को डांटते हैं कि आजकल तुम ट्रेनिंग में ध्यान क्यों नहीं दे रहे। गुशी ये कहता है कि आजकल मैं ठीक से सो नहीं पा रहा, इस वजह से मेरे शरीर में थकान रहती है। तो सीईओ उसे कहते हैं कि जल्दी ही तुम्हारा डेब्यू होने वाला है, मैंने तुम पर बहुत ही ज्यादा खर्चा किया है, तो मैं नहीं चाहता कि ये वेस्ट हो, इसलिए तुम अपनी इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढो। सूजी ज़ियांगहुई के साथ वॉक पर गई थी कि ज़ियांगहुई कहती है कि वहाँ पर वो लड़का कौन है जो कि हमारे घर पर इस तरह से ताकाछाकी कर रहा है। कि सूजी जोर से चिल्लाती है कि गुशी जो कि सूजी को ही देखने आया था, वो एक्टिंग करने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर जॉगिंग करते करते आ गया, मैं स्पेशली तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था। लेकिन सूजी और ज़ियांगहुई जबरदस्ती उसे अपने घर पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसका सामना शान से होता है। वो शान को देखकर कहता है कि ये लड़का कौन है, तो ज़ियांगहुई कहती है कि ये सूजी का बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर तो वो जेलस फील करने लगता है। वो कहता है कि सूजी मेरे घर पर रहती थी और मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। सूजी जब ये कहती है कि शान तुमने इतनी अच्छी बॉडी कब बना ली और मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया, तो ये सुनकर गुशी और भी ज्यादा जेलस होने लगता है एंड अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लगता है। मगर जब उसे ये पता लगता है कि शान तो सूजी के ही घर पर रहता है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी ही वो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो जल्दी से इस बात को अपने सीईओ को बता देता है कि पिछले कुछ दिनों से कोई मुझे फॉलो कर रहा है। उसके जाने के बाद लीज़े वहाँ पर आता है। वो हमेशा की तरह सूजी का फेवरेट केक लेकर आया था। सूजी उसे बड़े मज़े से खाने लगती है। कि लीज़े कहता है कि मेरे बॉडीगार्ड ने मुझे बताया कि गुशी को कोई फॉलो कर रहा है। ये सुनकर वो खाना खाना बंद कर देती है। लीज़े कहता है कि लगता है कि गुशी के जरिए कोई तुम्हें धमकाना चाहता है, मगर तुम इसके बारे में चिंता मत करना, मैं ये सारा मामला हैंडल कर लूंगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर फिर से हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुशी और सूजी की शादी हो गई थी और शादी वाले दिन ही गुशी ने सूजी को चाकू मारकर मार दिया था। कि तभी ही गुशी इस सपने से उठ जाता है। शान ज़ियांगहुई से कहता है कि तुमने अपने फ़ोन में ये ट्रैकिंग डिवाइस क्यों इंस्टॉल किया हुआ है, इससे तुम्हारा फ़ोन काफ़ी गर्म रहेगा। तो ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है। वो कहती है कि ये मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि ये किसका काम होगा। वो जब अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर आनिंग से कहती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इसी के ही जरिए मुझे फॉलो करती थी ना। तो आनिंग सभी लोगों के सामने दूध का धुला होने का नाटक करती है कि मैंने ये नहीं किया है, तुम मुझ पर इस तरह के आरोप मत लगाओ। कहीं ये सब कुछ तुम इसीलिए तो नहीं कर रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे उस ब्लाइंड डेट को तुमसे चुरा लिया। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि उस लड़के को तुम्हारे जैसे कैरेक्टर वाली लड़की पसंद नहीं, जो कि 3-3 लड़कों के साथ एक ही घर में रहती हो। तुमने हमसे कहा कि गुशी तुम्हारा फ्रेंड है, मगर तुम तो हमेशा ही उसके ही साथ दिखाई देती हो। तुम दोनों को देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे बीच में सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता होगा। वो और भी बहुत कुछ बोलती है। ज़ियांगहुई बेचारी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो शान कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। एक तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा करती हो एंड बाद में सेंटर ऑफ द अटेंशन बनने के लिए झूठ बोलती हो। शर्म करो, भगवान से डरो। पहले तुम्हें गुशी पसंद था, मगर जब गुशी ने तुम्हें भाव नहीं दिया तो ज़ियांगहुई जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई तुमने उसे चुरा लिया। वैसे मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए उस कचरे को संभालने के लिए। इतना कहकर शान काफी प्राउडली ज़ियांगहुई के साथ वहाँ से उसके छक्के छुड़ाकर चला जाता है। बाहर आने के बाद ज़ियांगहुई उसे थैंक यू कहती है। यहाँ घर पर मैडम मिन ने सूजी को ढूंढ लिया था। वो कहती है कि मैं तो बुढ़ी हो गई, मगर तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। सूजी उसे पूछती है कि बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो मैडम मिन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद देने को तैयार हूँ, तुम मुझे अपना खून देकर मुझे फिर से जवान कर दो। इस पर सूजी कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हें अपना खून नहीं देने वाली। ये सुनकर मैडम मिन उसे काफी रिक्वेस्ट करती है, मगर सूजी तो नहीं मानती। अगले दिन ज़ियांगहुई की माँ ने जिस कंपनी के स्टॉक खरीदे थे वो कंपनी घाटे में चली गई एंड उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। तो वो ज़ियांगहुई से कहती है
कि सूजी तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो तुम उसके पास से पैसे उधार मांगो। जियांगहुई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, हम दोनों अभी अभी फ्रेंड्स बने हैं और इतनी मोटी रकम उससे उधार मांगना ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं किस मुंह से उससे पैसे मांगूंगी। जियांगहुई की माँ ये सुनकर निराश होकर जाने लगती है। उसके जाने के बाद मैडम मिन उसके पास आती है एंड कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ की मदद कर सकती हूँ, मगर बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। अगले सीन में जियांगहुई बीमार पड़ गई थी। वो सूजी से कहती है कि मेरा जल्द ही बर्थडे आने वाला है, तुमने कहा था कि मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा वो तुम मुझे दोगी। ये सुनकर सूजी सोचती है कि ये तो फिर से हो रहा है। वो जल्दी से बाहर जाकर मैडम मिन को कॉल करती है एंड कहती है कि तुम तो अभी भी वैसी की वैसी ही हो, जरा सी भी नहीं बदली। तुम्हें जो चीज चाहिए उसे तुम पाकर ही रहती हो, इसके लिए तुम्हें किसी भी हद तक गिरना पड़े तुम गिर जाती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे फ्रेंड्स के आसपास भी मत भटकना, वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ लीजे गुशी की कंपनी में गया था, जहाँ पर वो सीईओ से कहता है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मगर आपको गुशी का सोलो डेब्यू करना होगा, मेरी यही शर्त है। कि तभी ही वहाँ पर कंपनी की चेयरमैन आ जाती है। वो कहती है कि गुशी का कोई सोलो डेब्यू नहीं होगा, बल्कि वो अपनी टीम के साथ आएगा। उस लड़की को अपने सामने देखकर लीजे थोड़ा थम जाता है। आगे वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुम बेला के बारे में पता लगाओ कि वो चाइना कब आई। अगले दिन जियांगहुई सूजी से कहती है कि आज गुशी का बर्थडे है। ये सुनकर वो उसके लिए केक लेकर आती है। वो उसे कहती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है, वो भी अम्यूजमेंट पार्क में। तो वो मना करता है, मगर सूजी उसे जबरदस्ती ले जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो फेरी व्हील में बैठने की जिद करने लगती है। वो कहता है कि मुझे ऊंचाई से काफी डर लगता है, इसलिए मैं तो नहीं आने वाला, मगर सूजी उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है। जैसे जैसे वो लोग ऊपर ऊपर आने लगते हैं तो गुशी की हालत काफी खराब हो जाती है। सूजी उसे देखकर काफी चिढ़ा रही थी एंड उसे और भी ज्यादा डराने लगती है, तो वो अचानक से ही उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है। अगले दिन जियांगहुई ने इन दोनों को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था। एक दूसरे को देखकर इन दोनों का तो मुंह ही बिगड़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। फिर जियांगहुई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ये सभी लोग गेम्स खेल रहे थे, जहां पर शान हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो सूजी उसके सही सही आंसर दे रही थी। बाकी सभी लोगों को आंसर पता नहीं था, इसलिए उनको ड्रिंक करनी पड़ती है। ये सभी लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि मैडम मिन की तबीयत खराब हो जाती है एंड वो हॉस्पिटल में सूजी को मिलने के लिए बुलाती है। तो सूजी जियांगहुई के साथ वहां पर पहुंचती है। मैडम मिन उसे कहती है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे अपना खून देकर बचा लो, मैं फिर से जवान होना चाहती हूँ, मुझे इस तरह की मौत नहीं चाहिए। इस बार सूजी मान जाती है। वो कहती है कि मेरे खून से तुम मर भी सकती हो, क्या फिर भी तुम ये करना चाहती हो? तो मैडम मिन कहती है कि मरने से अच्छा कि मैं एक आखिरी बार ट्राई कर लूं। अगर तुम्हारे खून से मैं बच गई तो मैं अमर बन जाऊंगी, मगर वहीं अगर मैं मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। ये सुनकर सूजी अपना खून उसमें इंजेक्ट कर देती है कि मैडम मिन की मौत हो जाती है, क्योंकि सूजी का खून मैडम मिन के खून से मैच नहीं हो पाता। मैडम मिन की मौत पर सूजी कोई भी रिएक्ट नहीं करती, मानो जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मैडम मिन के साथ यही होगा। लेकिन जियांगहुई वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सूजी ने मैडम मिन को मार दिया। तो दूसरी तरफ बेला के पास मैडम मिन की वो तस्वीरें आ जाती है, जहाँ पर सूजी मैडम मिन को अपना खून इंजेक्ट कर रही थी। वो इन फोटोज़ को देखकर काफ़ी स्माइल करती है एंड उन फोटोज़ को मैडम मिन के बेटे को सेंड कर देती है। ये सारी फोटोज़ देखने के बाद वो लड़का कहता है कि ये लड़की कौन है जिसने मेरी माँ को मारा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ जियांगहुई वापस आने के बाद सूजी की सारी पुरानी फोटोज को देख रही थी। वो अपनी पुरानी मेमोरीज याद करती है कि सूजी किस तरह की बातें करती थी, तो उसे पता लग जाता है कि सूजी एक इमोर्टल है एंड वो कभी मर नहीं सकती। सच्चाई पता लगने के बाद वो काफी डर गई थी, इसलिए वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। गुशी का डेब्यू होने के बाद उसे काफी कमर्शियल मिलने लगे थे, तो सूजी भी उसका शूट देखने के लिए आती है कि बेला उसे दूर से ही देखने लगती है। सूजी को ऐसा लगता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है कि बेला छुप जाती है। जब गुशी घर आता है तो सूजी उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मगर उसे तो स्टोव चालू करना भी नहीं आता था।
तो गुशी इसमें उसकी मदद करता है और यहीं से ही इन दोनों का रिश्ता भी शुरू हो जाता है। खाना खाने के बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि वहाँ पर गुशी की फैन गर्ल आ जाती है एंड उसकी तस्वीरें खींचने लगती है। सूजी इससे डर गई थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है कि गुशी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अगले सीन में ये न्यूज़ वायरल हो गई थी तो सीईओ उसे डांट रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि डेट यहाँ पर अलाउड नहीं है, तुम एक सुपरस्टार बन गए हो तो तुम्हें इस तरह की हरकत खुलेआम नहीं करनी चाहिए, इससे तुम्हारी इमेज पर असर पड़ेगा। कि बेला वहाँ पर आकर कहती है कि हमें प्यार करने वालों को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हम तो क्या ही कर सकते हैं। फिर बेला धीरे से गुशी से कहती है कि तुम्हारा प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, मगर फिर बात बदलते हुए कहती है कि तुम काम में इतने बिजी हो जाओगे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम ही नहीं दे पाओगे और तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। दूसरी तरफ लीजे की असिस्टेंट बेला के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आती है एंड कहती है कि ये है बेला की 20 साल पुरानी फोटो, ये लड़की अभी भी वैसी की वैसी ही कैसे दिख सकती है। उन सारी डिटेल्स को रीड करने के बाद लीजे काफी परेशान हो गया था। वो सूजी के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या दुनिया में तुम्हारे जैसा भी कोई इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, जो मर ना सकता हो। सूजी उसे कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता है, मगर शायद हो भी सकता है। लीजे से मिलने के बाद जब वो घर आती है तो वहाँ पर स्यांगहुआई आई थी। वो कहती है कि तुम ही मेरी माँ की फ्रेंड थी ना, तो वो कहती है कि हाँ, अब जबकि तुम्हें मेरा सच पता लग गया है तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना। तो स्यांगहुआई कहती है कि मैं मानती हूँ कि पहले मैं थोड़ा डर गई थी, मगर बाद में मैंने सोचा कि तुम कितनी अकेली रही होगी, तुमने इतने सालों में कितना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, कितना कुछ सफ़र किया होगा। मैं तुम्हारी फ्रेंड थी, मगर फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी एंड हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। शान किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था कि वहाँ पर उसका सामना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से हो जाता है। पहले तो वो लड़की हाय हेलो करती है एंड फिर पुरानी बातें करने लगती है कि मुझे तुमसे इस तरह से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। ब्रेकअप के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहाँ पर मैंने तुम्हें मिस ना किया हो, तो चलो फिर से पैचअप कर लेते हैं। ये शायद भगवान का इशारा है कि हम दोनों इस तरह से दोबारा मिले, तो चलो साथ हो जाते हैं। इस पर शान उसे कहता है कि तुमने मुझे उस टाइम पर छोड़ा था जब मेरा सबसे ज्यादा बुरा वक्त चल रहा था। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरी माँ चल बसी। ऐसे टाइम में तुम ही मेरा इकलौता सहारा थी, मगर तुमने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब मुझे तुम अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अभी मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। यहाँ गुशी सूजी से मिलने के लिए आया था। जब वो वहाँ से जा रहा था कि वो देखता है कि आज भी उसे एक कार फॉलो कर रही है, तो वो देखने जाता है कि इस कार के अंदर आखिर में है कौन, एंड वो थी बेला। गुशी को अपनी तरफ आता देखकर बेला उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है कि सूजी उसे बचा लेती है कि तभी ही वहाँ पर लीसे आ जाता है। सूजी को इंजर्ड देकर लीसे उसका हाल पूछता है एंड उसे अंदर लेकर जाने ही वाला था कि गुशी ये काम पहले कर देता है। वो सूजी की चोट पर दवाई लगाकर वहीं पर ही सो जाता है, लेकिन अगले दिन जब उठकर देखता है तो सूजी की सारी चोट गायब हो गई थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। सूजी उठती कि गुशी वहां से चला जाता है। आगे सूजी शान से मिलने के लिए गई थी, जहां पर वो उसे कहती है कि अब स्यांगहुआई को भी मेरे सच के बारे में पता लग गया है। तो शान उससे पूछता है कि स्यांगहुआई का कैसा रिएक्शन था, अब वो ठीक तो है ना। सूजी कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल सेम हो, वो भी तुम्हारी ही तरह पहले शॉक्ड हुई, फिर ज्यादा डर गई एंड बाद में उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो शान कहता है कि आइलैंड में मेरी माँ के मरने के बाद मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया था, तब मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन लकीली तुमने मुझे बचा लिया। दूसरी तरफ बेला उन सारी तस्वीरों को पुलिस के पास भेज देती है। तो वहीं गुशी लाइब्रेरी में जाकर इमोर्टल गर्ल सूजी के बारे में बुक रीड कर रहा था। उसमें ये लिखा था कि सूजी इमोर्टल है, वो कभी मर नहीं सकती, अगर कोई उसे मार डाले तो वो फिर से जिंदा हो जाती है। उस टाइम पर गांव में एक महामारी फैली थी, लोगों के पास खाना नहीं था और वो सभी लोग काफी बीमार थे
कि सभी को सूजी के बारे में पता लगता है। एक गांव वाला कहता है कि सूजी की बहन बातें फैला रही है कि सूजी एक मॉन्स्टर है, उसका खून पीने से दुनिया की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। ये सुनकर सारे गांव वाले सूजी का मर्डर करने के लिए चाहते हैं ताकि बाद में वो लोग उसका खून पी सके। ये सब कुछ पढ़ने के बाद गुशी इन सारी बातों को अपने सपने से रिलेट करता है एंड उसे सूजी की सारी सच्चाई के बारे में पता लग जाता है। तो यहाँ सूजी को मैडम मिन के कत्ल के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लीजी को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो सिटी का बेस्ट लॉयर उसके लिए हायर करता है, मगर सूजी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो लॉयर को कुछ भी बता नहीं रही थी। तो लॉयर लीजे के पास आता है। लॉयर उसे कहता है कि अगर सामने वाली पार्टी केस विड्रॉ कर ले फिर कुछ हो सकता है, क्योंकि सूजी तो कुछ बोल नहीं रही, ऐसे में तो उसे सजा मिलेगी ही। ये सुनकर लीजे मैडम मिन के बेटे मिस्टर वू के पास जाता है एंड कहता है कि तुम्हारी माँ कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी, वो मरने ही वाली थी, तो जरा तुम ही सोचो कि सूजी उसे मारने की कोशिश क्यों करेगी। सूजी की मैडम मिन के साथ ना तो कोई पर्सनल दुश्मनी थी और ना ही सूजी को मैडम मिन के पैसों में कोई इंटरेस्ट था, क्योंकि सूजी ऑलरेडी इतनी पैसे वाली है। इसलिए प्लीज तुम लॉ सूट को विड्रॉ कर लो। तो मिस्टर वू कहते हैं कि मुझे ये बात पता है कि मेरी माँ मरने वाली थी कैंसर से, मगर जब मैंने उन फोटोज को देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं केस को विड्रॉ कर लूंगा। लीजे उसे बेला की आवाज सुनाता है। तो मिस्टर वो कहते हैं कि हाँ, ये वही औरत है जिसने मुझे उन सारी फोटोज को भेजा था। ये सुनकर लीजे का शक अब बेला पर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। यहाँ गुशी जेल में सूजी से मिलने के लिए आता है एंड उसे सारी बातें बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। सूजी उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो गुशी कहता है कि ये मैं नहीं करने वाला, और जो गलती मैंने पास्ट में की थी उसको भी मैं नहीं दोहराने वाला, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा ही रहना है। ये सुनकर सूजी इमोशनल हो जाती है। आगे लीजे सूजी को लेने के लिए आया था क्योंकि उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बेला सूजी की सौतेली बहन है। बेला की जो माँ है वो ब्रॉथल में काम करती थी। सूजी और बेला दोनों के ही डैड सेम है, मगर उनकी माएँ अलग अलग थी। बेला बहुत ही ज्यादा शांत किस्म की लड़की थी, जबकि सूजी बहुत ही ज्यादा चुलबुली टाइप की। वो बेला को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। बेला इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि लड़के एक दिन उसे जंगल में छेड़ रहे थे कि वहाँ पर गुशी ने आकर उसकी मदद की, और इसी दिन से बेला उस पर फिदा हो गई। बेला ने ठान लिया कि वो गुशी से ही शादी करेगी, मगर तभी ही उसे पता लगता है कि गुशी की शादी तो सूजी से तय हो गई है। तो वो डैड से बात करने के लिए चाहती है कि मैं गुशी को पसंद करती हूँ, तो आप सूजी की जगह पर मेरी शादी उससे करा दीजिए। तो उसके डैड मना करते हुए कहते हैं कि गुशी एक बड़े मंत्री का बेटा है और तुम्हारा स्टेटस उसके बराबर नहीं है, तो तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। बेला कहती है कि माना कि मेरी माँ कोठे में काम करती थी, मगर आप मेरे डैड हैं, तो मेरी शादी उससे क्यों नहीं हो सकती। सूजी को जो कुछ भी चाहिए होता है वो आप उसे दिला देते हैं, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं एक कोठे वाली की बेटी हूँ, इसलिए आप सभी लोग मुझे काफी अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर बेला के मन में तो ये बात घुस गई थी और उसने ये ठान लिया कि वो सूजी से उसका सब कुछ छीन लेगी। प्रेजेंट में वो ये सारी बातें याद करते हुए कहती है कि सूजी, मैं ये काम दोबारा करने वाली हूँ। जेल से रिहा होने के बाद सूजी काफी परेशान रहने लगी थी, तो ये देखकर गुशी उसे पुल के पास लेकर आता है ताकि वो सूजी का मूड ठीक कर सके, एंड ऐसा हो भी जाता है। लीजी को ये शक हो रहा था कि 20 साल पहले उसकी माँ को जिसने मारा वो बेला ही थी, इसलिए उसने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। असिस्टेंट उसे कहती है कि मैंने बेला और सूजी का डीएनए टेस्ट करवाया तो वो मैच हो गया, वो दोनों बहनें हैं। ये सुनकर लीजे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है एंड जल्दी जल्दी सूजी के पास आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सूजी गुशी के इवेंट पर गई थी। आज गुशी अपना पहला गाना लॉन्च करने वाला था। लीजे को पता था कि बेला सूजी की इमेज को खराब करने के लिए कुछ तो करेगी, कि यहाँ बीच इवेंट में ही बेला सूजी के ऊपर रोशनी गिराती है, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये गुशी की गर्लफ्रेंड है, कि तभी ही वहाँ पर लीजे आ जाता है। वो उसे यहाँ से ले जाता कि गुशी ये काम पहले कर देता है। आगे वो दोनों रिपोर्टर से बचते बचाते किसी गोदाम जैसी जगह पर आ गए थे। यहाँ पर गुशी उसे बेला की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है। तो वो कहती है
कि ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, तो ये मुझे हर्ट करना चाहती है। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सूजी की पूरी फैमिली को किसी ने मार डाला था, मगर सूजी वापस से जिंदा होती है एंड अपने मॉम डैड की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। उस टाइम पर सूजी को पता नहीं था कि वो वापस से जिंदा कैसे हो गई। ड्रामा में भी ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि सूजी को इमोर्टैलिटी कैसे मिली, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि सूजी को एलियन ने अपनी पावर देकर बचाया था। इस वजह से सूजी कभी भी मर नहीं पाती एंड उसकी जो एज है वो भी वहीं पर ही अटक गई थी, यानी कि वो कभी भी बूढ़ी नहीं हो पाएगी। प्रेजेंट में गुशी उसे कहता है कि मुझे ये बात पहले ही पता लग गई थी कि गांव वाले तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीना चाहते थे, इसलिए मैंने ही तुम्हें पहले मार दिया, मगर ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। जब सूजी घर वापस आती है तो लीज़े उसे कहता है कि बेला ने सिर्फ मेरी माँ को नहीं मारा बल्कि उसने काफ़ी मासूमों की जान ली है। ये सुनकर सूजी कहती है कि लगता है कि मैंने किसी गलत इंसान को बचा लिया। मैंने उसे अपना खून देकर बचाया था, मगर मुझे पता नहीं था कि ये औरत इतनी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। अब तुम कुछ भी मत करो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगी, मैं बेला को खुद मारूंगी। आगे सूजी को पता लगता है कि कल उसे जो चोट लगी थी वो वैसी की वैसी ही है। अगले दिन उसके घाव हिल नहीं हुए। सूजी इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाती है कि बेला अपनी पार्टी में सभी लोगों को इनवाइट करती है। सूजी फेस टू फेस बेला से मिलने के लिए तैयार थी कि बेला उससे मिलने के लिए आती है। सूजी बेला से कुछ कह पाती कि बेला उसे कहती है कि कल की हेडलाइन क्या होनी चाहिए, गुशी मर गया या फिर गुशी की गर्लफ्रेंड मर गई। ये सुनकर सूजी उसे कहती है कि गुशी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। कि तभी ही बेला एक वेटर को गन से उड़ा देती है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। सूजी कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। वो उसे बचाने की कोशिश करती है तो बेला उसे कहती है कि सूजी तुम पिछले हजारों सालों से जिंदा हो, मगर तुम अभी भी ये जान नहीं पाई कि तुम्हारा खून सिर्फ उन्हीं पर ही काम करेगा जो तुमसे ब्लड रिलेटेड होगे। अगर इसके अलावा तुमने किसी और को अपना खून दिया तो वो मर जाएगा। ये सुनकर सूजी रुक जाती है। बेला उसे कहती है कि तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने से बिलोंग करती थी, इस वजह से तुम्हें वो सब कुछ मिला जो तुम्हें चाहिए था, मगर मेरी बात अलग थी। देखो उस टाइम पर मुझे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, मगर तुमने उस इंसान को मुझसे छीन लिया जिससे मैं प्यार करती थी, इसलिए मैंने गुशी को मार दिया एंड आज भी मैं वही करने वाली हूँ। वो सूजी को पासी के ही टेबल के पास हथकड़ी लगाकर बांध देती है कि तभी ही वहाँ पर गुशी आता है। गुशी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है कि बेला उसके ऊपर गन तान देती है। वो गुशी को मार पाती कि गुशी उसे गन छीन लेता है तो वो कहती है कि तुम्हें ये बात पता है कि मैं मर नहीं सकती, तो ये सब कुछ वेस्ट है। इतना कहकर वो सूजी का खून उसमें इंजेक्ट करती है। सूजी ये देखकर रो ही रही थी कि लीज़े वहाँ पर पुलिस को बुलाकर लाता है। पुलिस बेला को अरेस्ट करती है। बेला देखती है कि गुशी को तो सूजी के खून से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये देखकर वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि सूजी धीरे धीरे करके मोर्टल बनती जा रही है, यानी कि मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी। तो यहाँ सूजी गुशी को कुछ भी ना होता देखकर खुश हो जाती है एंड कहती है कि मेरे खून से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं धीरे धीरे करके वापस से नॉर्मल इंसान बन रही हूँ। आज सूजी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका तो यही सपना था कि वो अपने पसंदीदा इंसान के साथ इसी तरह से एक नॉर्मल इंसानी जिंदगी जी सके। अगले दिन गुशी कंपनी में जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा देता है क्योंकि अब उसे कोई आइडल नहीं बनना है बल्कि सूजी के साथ रहना है। आगे सूजी लीज़े के साथ फ्रांस जाकर अपनी सारी जायदाद डोनेट कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो थे कि वो गुशी के साथ पूरी जिंदगी बिता सके। बाकी की जायदाद उसके किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए उसने उसे डोनेट कर दिया ताकि वो सारे पैसे लोगों की भलाई में इस्तेमाल हो सके। फ्रांस से वापस आने के बाद सूजी ने सभी लोगों के लिए गिफ्ट लिए थे, जहाँ पर स्यांगहुई के लिए वो स्वीट लाई थी, लीज़े के लिए एक प्यारी सी डॉल और शान के लिए उसकी फेवरेट बुक। गुशी कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ये सुनकर गुशी नाराज हो जाता है तो वो उसे कमरे में ले जाकर उसका गिफ्ट दिखाती है जो कि थी पिंक कलर की टाई। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा था क्योंकि तुम्हें ये शायद पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये पिंक कलर का है। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा,
मुझे तुम्हारी दी हुई हर चीज पसंद है। तो कहानी के दूसरे कपल शान और सियांगख्वाई वो भी अब रिलेशन में आ गए थे। आगे ये पांचों लोग ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर बेचारा लीजे ही अकेला सिंगल था। वो इन दोनों कपल्स को देखकर गुस्सा कर रहा था। डिनर के बाद ये सभी लोग गेम खेल रहे थे। जब लीजे हारता है तो उसे किसी के साथ बिस्किट शेयर करके खाना था। शान, सियांगख्वाई और गुशी तीनों ही मना कर देते हैं कि हमें ये तुम्हारे साथ नहीं करना है। तो वो सूजी से रिक्वेस्ट करता है कि गुशी ये कहता है कि मैं ये करूंगा। ये देखकर शान और सियांगख्वाई दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। आगे सूजी और गुशी समंदर के पास घूम रहे थे। सूजी कहती है कि मुझे समंदर बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो गुशी उसे कहता है कि हम दोनों अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही जगह पर बिताएंगे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहने का वादा करते हैं कि अगले ही दिन बटलर का सूजी को कॉल आता है। बटलर कहते हैं कि तुम्हारी बहन की मौत हो गई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि वो बाहर से तो यंग दिख रही थी, मगर उसके शरीर के जो ऑर्गन थे वो 80 साल की बुढ़ी की तरह थे और उसके जो ऑर्गन थे वो काफी खराब हो गए थे और उसकी मौत का यही रीजन है। सूजी सोचती है कि अगर बेला की मौत हो गई तो मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी, क्योंकि आजकल वो पहले से ज्यादा सोने लगी है। उसे शरीर में काफी कमजोरी भी महसूस हो रही है, ऊपर से उसके घाव भी हील नहीं हो पा रहे। जब गुशी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है तो वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। घर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो लीजे उसके पास आकर उसे पूछता है कि तुम्हें अचानक से ही क्या हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। वो उसे कहती है कि लीजे मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। गुशी अभी अभी तो मुझे मिला था, मुझे उसके साथ जिंदगी भर रहना था, मगर आज ही मुझे पता चला कि मैं मरने वाली हूँ। आज की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, मगर वो भी मुझे बचा नहीं सकती। ये सुनकर लीजे भी इमोशनल हो जाता है। आगे वो सूजी की हेल्थ के बारे में इन तीनों लोगों को बता देता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। क्रिसमस का दिन आ जाता है। ये सभी लोग क्रिसमस पार्टी की तैयारी कर रहे थे कि गुशी सेंटा क्लॉज बनकर आता है एंड सूजी को खुश करने की कोशिश करता है। तो सूजी उसे कहती है कि मुझे सेंटा के पास से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मगर गुशी उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सूजी को पता लग जाता है कि ये गुशी है। फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। आगे ये पांचों लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर लीजे, सियांगख्वाई और शन तीनों लोगों ने सूजी के लिए एक लेटर लिखा था। उसको पढ़ते हुए उन तीनों की ही आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उनको पता लग गया था कि सूजी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगले सीन में गुशी और सूजी दोनों साथ में सो रहे थे। सूजी उसे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो प्लीज तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो गुशी उसे एक कैट की कहानी सुनाता है, जो कि सूजी की कहानी से मैच हो रही थी। इस कहानी को पढ़ने के टाइम पर गुशी को अपनी सारी पुरानी यादें याद आ रही थी। इस कहानी को सुनते सुनते गुशी की ही बाहों में सूजी की मौत हो जाती है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुशी उसी समंदर के पास था, जो कि सूजी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। अभी उसने सूजी की दी हुई कपल टी शर्ट को पहना था और सूजी को याद करते हुए समंदर को देख रहा था, और ऐसे ही कहानी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।